आरपीएससी की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा कल होने जा रही है। इसे लेकर के बड़ी अपडेट और पेपर लीक के खिलाफ गठित एसआईटी के प्रमुख एडीजी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से आरपीएससी की भर्ती परीक्षा होगी। पुलिस प्रशासन और आरपीएससी ने मिलकर के मजबूत तैयारी की है। अभ्यर्थियों से भी एडीजी वीके सिंह ने आग्रह किया कि किसी के भी प्रलोभन में नहीं आए। पारदर्शी सिस्टम के माध्यम से भर्ती परीक्षा होगी। पूरी निगरानी के साथ में परीक्षा पूर्ण आरपीएससी करवाएगी। पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। द्वारा 7 जनवरी को 12 बजे से 2 बजे जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है, इसके लिए आरपीएससी, जिला प्रशासन, पुलिस और एसआईटी के द्वारा मिलकर आपस में डिस्कस करके विस्तृत तैयारी की गई है। आरपीएससी ने यह प्रबंध किया है कि प्रश्न पत्र सील्ड कंडीशन में कैंडिडेट को मिले और कैंडिडेट ही उसको खोले। बीच में सेंटर पर पहुंचने से लेकर इन्विजिलेटर तक किसी को क्वेश्चन पेपर देखने का अवसर नहीं आरपीएससी दे रही है। इसके अलावा आरपीएससी ने जो आवेदन पत्र है फोटो सहित वो इन्विजिलेटर को भेज रही है और इन्विजिलेटर को इंश्योर करना है कि उन्होंने उसका मिलान किया है। हर परीक्षार्थी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई जा रही है और उसका बाद के स्टेज पे जो भी कैंडिडेट है उससे पुनः मिलान भी किया जाएगा। इसके अलावा जो पुलिस और प्रशासन की टीमें लगेंगी उड़न दस्ते के रूप में फ्रिस्किंग के लिए, उन सब की बहुत डिटेल ब्रीफिंग की गई है, किसका क्या रोल है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच पश्चिमी राजस्थान से बड़ी खबर मिल रही है। बाड़मेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रीको औद्योगिक इलाके में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। कार बॉडी रिपेयर के शोरूम में आग लगने की बड़ी खबर, जहां आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। शोरूम में आग लगी है, इसे बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर और इससे आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। काफी देर से यह आग लगी हुई है, बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। देखते ही देखते इस आग ने पूरे शोरूम को अपने दायरे में ले लिया है। पूरे शोरूम में आग फैल चुकी है और इसे बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बड़ी जानकारी, कार बॉडी रिपेयर शोरूम में आग लगी है। रीको औद्योगिक इलाके से यह बड़ी जानकारी मिल रही है, बाड़मेर से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नई बीजेपी की सरकार ने सत्ता में आते ही एक एक करके कांग्रेस राज की योजनाओं को समीक्षा के दायरे में लाना शुरू कर दिया है। अन्नपूर्णा योजना के बाद अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी नाम बदला जा सकता है। पदभार संभालते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके संकेत दिए हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन के मोड में हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जरूरत पड़ने पर पाठ्यक्रम में बदलाव की बात कही, जिस पर एक बार फिर से सवाल उठाए। देखिए यह खास रिपोर्ट। मदन दिलावर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मदन दिलावर अब राजस्थान की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो क्या होगी, कैसी होगी, क्या बदलेगा और क्यों बदलेगा, इसका खाका भी लगता है कि मदन दिलावर ने तैयार कर लिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मदन दिलावर ऐसे ही शिक्षा मंत्री नहीं बने हैं। मदन दिलावर को संघ का आशीर्वाद है। हर विपरीत परिस्थितियों में उन्हें संघ का साथ भी मिला है। साथ ही दिलावर हिंदुत्व के कट्टर समर्थक भी है। हालांकि इनके कुछ बयानों ने बीजेपी को भी परेशान किया है, लेकिन इस बार वो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं। मदन दिलावर शिक्षा विभाग में क्या करेंगे, इसका छोटा सा ट्रेलर उन्होंने पद संभालते ही दिखा दिया है। पाठ्यक्रम में क्या बदलेगा, इसका इशारा भी मदन दिलावर ने दे दिया है। महापुरुषों की जीवनी के बारे में क्या आप पाठों बच्चों के हित में होगा वो सबको समाहित करेंगे। आज सचिवालय में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी द्वारा दिया गया बयान बेहद चिंताजनक और अफसोसजनक है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम माध्यम जो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने दिया, उस योजनाओं को बदल रहे हैं, उनका नाम बदल रहे हैं। मदन दिलावर का कहना है कि जरूरत होगी तो जरूर पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। मदन दिलावर के इस बयान के बाद एक बार फिर चर्चा पाठ्यक्रम में बदलाव की होने लगी है। वहीं अंग्रेजी पाठ्यक्रम के स्कूलों को लेकर भी मदन दिलावर का स्टैंड स्पष्ट है। उसको देखेंगे, उसमें बच्चों का कितना हित है। अरे
अच्छा हित होता होगा तो उस पर सकारात्मक विचार करेंगे। साथ ही पीएम मोदी के दिशा निर्देश में काम करने की बात मदन दिलावर बोल रहे हैं। माननीय मोदी जी के निर्देशों की अक्षर से पालना होगी। लेकिन इन सबसे अलग मदन दिलावर हिंदुत्व के विचार से समझौता नहीं करने वाले नेता हैं और इस बात को उन्होंने कई बार साबित भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के संदेश की, क्योंकि बतौर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री उन्होंने अपना पदभार संभाला। आज और न्यूज़ 18 राजस्थान से इसी दौरान एक्सक्लूसिव बातचीत में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अपने पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने चैम्बर में वापस आ गया हूं, मुझे बड़ी खुशी है, मैंने किसान के घर में जन्म लिया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसान की हर तकलीफ को समझता हूं। विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर साहब, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आप किसान के बेटे हैं। भाई, मेरे को कृषि एवं ग्रामीण विकास दिया है, आपदा एवं राहत भी दिया है, तो गांव का विकास कराना, मतलब विशेषकर नरेगा, एसएफसी, टीएफसी की योजनाओं को धरातल पर लागू करना और किसानों को जो जो केंद्र और राज्य की योजनाएं उनको जमीनी स्तर पर उतारना, यह मेरी प्राथमिकता रहेगी। पीएम मोदी का विजन है, संकल्प है कि किसानों की आय डबल करनी है, तो उस दिशा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या सोचते हैं? किस तरह से जो है किसानों के हित में और उनकी आय को दुगुनी करने का प्लान आप बनाएंगे? किसानों के हित में 3 बिल लाए थे, लेकिन प्रतिपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाया किसानों की आय दोगुनी हो। लेकिन जो भी केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उनको 100% लागू करके किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, किस तरह से दूर करेंगे? जो भी भ्रष्टाचार हमको दिखाई देगा, शिकायत मिलेंगी, हम मौके पर जाएंगे तो उनकी जांच करा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं हो। डॉक्टर साहब खुश हैं अपने डिपार्टमेंट से? पूरी तरह से खुश हूँ। मैं 20 साल बाद उसी चैम्बर में आ गया जो वसुंधरा जी के समय में अलॉट किया गया था। ये थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस सूबे के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दिया, कहा कि सरकार हर चीज नहीं कर सकती, प्राइवेट सहभागिता का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वहीं पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि पिछली सरकार वादे करती गई लेकिन काम नहीं किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में कार्य विस्तार हो चुका है और वरिष्ठ मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को स्वास्थ्य महकमा की जिम्मेदारी जो है वो दी है। खींवसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चिरंजीवी योजनाओं का ज्यादा उन्होंने एक तरह से लोगों में प्रचारित किया कि चिरंजीवी योजना हमारी कारगर साबित हुई है। क्या चिरंजीवी योजना फिर से वो आयुष्मान में कन्वर्ट कर दी जाएगी या फिर इसी के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी? चिरंजीवी योजना की रेंज तो बहुत ज्यादा थी, पर एक्चुअल वो रेंज के वो कवर नहीं कर पा रहे थे। वो रेंज का जो है करीबन मेरे ख्याल में 30% 35% कवर पा रहे थे। लोगों को जो है, जो मुझे सुनने में आता है कि उसका जो है पूरा उपयोग नहीं मिल रहा था। तो ये जो एक स्कीम थी वो क्या है कि जैसे गाड़ी के 4 सिलेंडर होते हैं तो 4 सिलेंडर पे चलती है, जब भी वो सही चलती है 2 सिलेंडर पे गाड़ी चल रही थी। तो यही होगा कि भाई जो स्कीम्स हैं वो उसका पूरा फायदा जनता को मिले। एक एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, आप तो पहले भी मंत्री रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से जानकारियां भी है। ये अस्पताल में जिस प्रकार की भीड़ प्रदेश भर की उमड़ती है और न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के कई हिस्सों से जो है वो मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं, इसकी भीड़ किस प्रकार से कम की जाए? इसको रेफरल बनाने की बात तो हमेशा हर सरकार करती है, लेकिन आपका किसी प्रकार का विचार है कि एसएमएस पे जिस प्रकार का बोझ है उसे किस प्रकार से कम किया जा सकता है? देखिए, आज कोई भी सरकार हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मेरा सोचा है कि प्राइवेट एंटरप्राइज का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सरकार हर चीज नहीं कर सकती, ना तो सरकार के पास पैसा है, ना उनके पास फैसिलिटी की। हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे पास कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट हो, उसके अंदर इतना पावर, इतनी इनकी प्रोपेंसिटी नहीं है कि वो हर घर सेवा कर सके। इसलिए प्राइवेट एंटरप्राइज है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो आपके पानी का हो, चाहे स्कूल हो, चाहे चिकित्सा हो, कोई भी डिपार्टमेंट में ले लो,
इसके अंदर प्राइवेट पार्टी का भी योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज है हॉस्पिटल्स के अंदर। एसएमएस बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं गजेंद्र सिंह खींवसर साहब, जिनको स्वास्थ्य महकमा जो है वो मिला है, और उनका कहना है कि 10-15 दिन का इन्होंने समय मांगा है और उसके बाद एक प्रॉपर प्लान लेकर जो है वो फील्ड में उतरा जाएगा और आम मरीजों को किस प्रकार से राहत दी जा सके उस पर काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निजीकरण वाले बयान पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता रामकेश मीणा ने चिकित्सा मंत्री के निजीकरण वाले बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मंत्री जी का अभी मैंने बयान सुना, अभी कल ही तो अभी मंत्री बने हैं और मंत्री बनते ही निजी हाथों में सौंपने की बात कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र को, हॉस्पिटल्स को। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। सब जगह मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल और पीएचसी सीएचसीओं का निर्माण हो रहा है। बड़ी सुविधाएं कांग्रेस सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में दी थी। और मंत्री महोदय अभी तो नए अभी बने ही हैं और बनते ही निजी क्षेत्र में सौंपने की जो संकेत दे रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूं और उनको इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र को बर्बाद करने का काम नहीं करें। आम जनता की बहुत बड़ी अपेक्षा है। गरीब लोग जो अपना सस्ते में इलाज करा रहे थे वो इलाज सारे के सारे बंद हो जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर की लूट हमने पहले भी देखी है और नए सिरे से अगर ये लूट चालू हो गई राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। तो जयपुर में चल रही 58वीं DGIG कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में खालिस्तान, आतंकवाद, साइबर कानून, सुरक्षा व्यवस्था और कानूनों में बदलाव की जरूरत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर हर राज्य के डीजीपी से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसके बाद वे कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। 3 दिन के इस सेमिनार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रही इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का शाह और डोभाल ने स्वागत किया। खालिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी राज्यों के डीजी से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं एनएसए अजीत डोभाल इस विषय को लेकर करीब 20 मिनट तक अपना इनपुट कॉन्फ्रेंस में सभी के साथ उन्होंने साझा किया है। इस दौरान देश के कई बड़े साइबर एक्सपर्ट और साइबर टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को साइबर सुरक्षा पर किए जा रहे कामों को लेकर के भी जानकारी दी गई है। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, DGPIG कॉन्फ्रेंस, और इसके मुद्दे जिसमें वामपंथी उग्रवाद से लगाकर के साइबर कानून और साथ ही नारकोटिक्स और जेल सुधार और देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर के भी बात हो रही है। इसके साथ ही खालिस्तानी मूवमेंट और साइबर अपराधों को लेकर के विस्तार से चर्चा की जा रही है, कैसे इनसे निपटा जाए। डेटा गवर्नेंस को लेकर के बातचीत हो रही है। आतंकवाद पर रोकथाम को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा इस सेमिनार में की जा रही है। और चलिए अब बात करेंगे पूर्व विधायक मेवाराम के सीडी कांड की। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। कथित रूप से मामले से जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इन वीडियो में दिखने वाला यह शख्स पूर्व विधायक मेवाराम जैन है। इस वीडियो के साथ कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि इन वीडियो की न्यूज 18 राजस्थान पुष्टि नहीं करता है। शुक्रवार दोपहर बाद से जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो हर कोई दंग रह गया। अधिकारियों ने इन वीडियो पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस का यह कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं आया। वीडियो संज्ञान में आने के बाद भी कुछ कह पाएंगे, ये पुलिस का वक्तव्य भी सामने आया है। तो मेवाराम जैन के सीडी कांड को लेकर के चर्चाएं
तेज हो गई हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो के कुछ ऐसे अंश भी हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर के खंडार महंत बालकानंद गिरी महाराज को धमकी भरा फोन कॉल मिला है, जिसमें उनसे 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांग की गई है और इस मामले में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस के भांजे के नाम से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी उनसे मांगी गई। इस धमकी भरे कॉल के बाद महंत घबराए हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर के जेएनवीयू के केंद्रीय परिसर और पुराना परिसर स्थित दो साइन बोर्ड चर्चा में हैं। ये बोर्ड छात्र संगठनों के निशाने पर भी आ गए हैं। आपको बता दें कि छात्र संघ अध्यक्ष ने इन बोर्ड पर राष्ट्रवाद की विकृत परिभाषा को चिन्हित करने पर आपत्ति उठाई है और कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव को आपत्ति अपनी दर्ज करवाई। राठौड़ ने इन्हें हटाने की मांग की। जोधपुर के प्रत्येक परिसर और केंद्रीय कार्यालय को NASC सर्वे से पहले सुसज्जित किया गया था और इस दौरान जगह जगह पर महापुरुषों द्वारा कहे गए सुसंदेश लिखवाकर बोर्ड कार्यालय में लगवाए गए थे। कुछ लेखों पर छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इनमें से केंद्रीय कार्यालय के कुलपति ऑफिस के बाहर लगे बोर्ड पर मुंशी प्रेमचंद के वाक्य को लेकर के आपत्ति थी, जिसमें लिखा था कि सांप्रदायिकता को सीधा सामने आने में लाज आती है, इसीलिए वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर आती हैं। वहीं पुराना परिसर में NCC ऑफिस के बाहर खलील जिब्रान के हवाले से एक बोर्ड लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि तुम जुल्म के खिलाफ कैसे नारा लगाओगे, तुम्हारे मुंह में तो निवाला है। और इस दोनों बोर्डों को हटाने को लेकर के छात्र संघ के अध्यक्ष अरविंद भाटी ने कुलपति से मुलाकात की और इन बोर्डों को तुरंत हटाने की मांग की है। आज जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति जी को मौखिक चर्चा के माध्यम से मैंने कुछ विषय उनके संज्ञान में लाए हैं कि एक हेड ऑफिस में जहां बृहस्पति भवन है उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मुंशी प्रेमचंद का नाम लिखकर उसको कोट किया गया है कि सांप्रदायिकता को सीधा सामने आने में लाज आती है और वह राष्ट्रवाद के रूप में सामने आती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन योजना के कार्यों के भुगतान के मामलों में एक और बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों पर जल जीवन मिशन योजना के कार्यों के भुगतान में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन करने के गंभीर आरोप है। दरअसल केंद्र सरकार की RITES संस्था ने जलदाय विभाग मुख्यालय को नोटिस भेजकर जल जीवन मिशन योजना को लेकर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही इस योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संस्था के मुताबिक गाइडलाइन के अनुसार उच्च जलाशय, क्लियर वाटर रिजर्वायर या नए पंप हाउस के निर्माण के लिए ग्रेडेशन टेस्ट अनिवार्य है, लेकिन राजस्थान के किसी भी कार्य में ग्रेडेशन टेस्ट नहीं हुआ है। साथ ही पाइप टेस्ट को लेकर के भी कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई और ऐसे में भारी भ्रष्टाचार के संदेह में यह रिपोर्ट तलब की गई है। उधर अलवर की अरावली विहार थाना पुलिस ने देर रात को आपस में झगड़ा कर पथराव करने वाले राजपूत और गुर्जर हॉस्टल के छात्रों पर कार्रवाई की है और कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 100 छात्रों को शांति भंग करने के आरोप में पकड़ा है। दरअसल शुक्रवार को दोनों हॉस्टल के छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया था, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मामले में समझाइश करके उस वक्त मामला शांत करवाया गया। इसके बाद फिर से छात्रों ने करीब 1 बजे दोबारा पत्थरबाजी की, जिससे तनाव का माहौल दोनों छात्रावासों के बीच पैदा हो गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। दोनों पक्षों के करीब 100 छात्रों को अरेस्ट किया गया। दोनों हॉस्टलों में आपस में छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा आपस में पत्थरबाजी की गई। पुलिस के द्वारा अतिरिक्त जाब्ते के मदद से उनको काबू करके और 100 के लगभग हमने बच्चों को, लड़कों को जो भी असामाजिक तत्व थे, बदमाशी कर रहे थे, उनको बंद किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लेक सिटी में पैंथर की दहशत की। पैंथर की दहशत से लोग डरे हुए हैं। दरअसल उदयपुर में नीमच खेड़ा की रिहायशी बस्ती में लेपर्ड घुस गया
और लेपर्ड की रिहायशी बस्ती में दस्तक से अफरा तफरी मच गई। वहीं मुख्य सड़क पर एक खाली प्लॉट के अंदर खंडहर नुमा कमरे में लेपर्ड के बैठे होने की जानकारी से लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वन विभाग लेपर्ड को रेस्क्यू करने की कोशिशों में लगातार जुटा था और इसी दौरान लेपर्ड ने वन विभाग के कर्मचारी पर झपट्टा मारते हुए वो वहां से भाग निकला। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि नीमचखेड़ा और देवली इलाके में आए दिन लेपर्ड की आवाजाही बनी रहती है। उदयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लेपर्ड की दहशत है आम लोगों में और ये लेपर्ड एक रिहायशी कॉलोनी में घुसा जिससे लोग डरे हुए हैं। हालांकि जैसे ही जानकारी मिली वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी पर झपट्टा मारते हुए लेपर्ड जो है वो वहां से भाग निकला। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर में एक 4 जनवरी को सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। आपको बता दें कि यह परीक्षा लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित करवाई जाती है। परीक्षा के लिए 64 केंद्रों पर 21,147 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा को सफल और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए सिटी एसपी ने पुलिस के अधिकारियों की बैठक की। कोटा में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर भी जो तमाम महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर भी पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। देखिए 7 तारीख को राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है संभाग मुख्यालयों पे। उसमें कोटा संभाग के 64 केंद्र हैं, सेंटर्स हैं जिसपे परीक्षा आयोजित होगी। लगभग 22-23 हज़ार बच्चे आकर के परीक्षा देंगे। जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार परीक्षाएं बिल्कुल निर्बाध रूप से संपन्न हो, कोई पेपर लीक नहीं हो और व्यवस्थित रूप से सारा सब कुछ चले और कोई आक्षेप न लगे इन परीक्षाओं के ऊपर, उसके लिए वो संकल्पबद्ध है और कटिबद्ध है। उसके लिए एक SIT टीम का भी गठन किया है VK सिंह जी ADG साहब के नेतृत्व में। इसमें से लगभग 400 कर्मियों का डिप्लॉयमेंट होगा 64 केंद्रों के ऊपर, अलग अलग सेंटर्स पे। ज़्यादातर हमारी पुलिस की व्यवस्था सेंटर के बाहर रहती है, ये तो सेंटर्स पे लगे हैं। बाकी जो मोबाइल गश्त है, जो कोई रेलवे स्टेशन से बच्चे आएंगे, बस स्टैंड पे आएंगे, वो जो जाब्ता लग रहा है वो अलग से है। अगर उन सबको मिला लिया जाए तो लगभग 750 पुलिस वालों का डिप्लॉयमेंट और 40 गाड़ियाँ जो मोबाइल पार्टीज हैं वो डिप्लॉय होंगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब अगले 5 मिनट में देखते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। आपको बता दें जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। कल प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा और इसके साथ साथ झुंझुनू, करौली का इलाका भी है। सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी का दौर और ज्यादा तेज हो सकता है। इसके तहत घना कोहरा और कोल्ड डे रहने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। कल अलवर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम को लेकर के। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम, मरुधरा में जमकर बरसने वाले हैं मेघा। कल कई जिलों में कोल्ड करेगा वार। 8 जनवरी से मौसम में हो सकता है बदलाव। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की धुजनी छुड़ा दी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पारा लगातार 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। प्रदेश में सीकर सबसे सर्द इलाका बना हुआ है। बीती रात को सीकर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अजमेर में 8, भीलवाड़ा में 9, वनस्थली में 6.8, अलवर में 8.8, जयपुर में 7.4, पिलानी में 8, चित्तौड़गढ़ में 7.8, उदयपुर में 8, धौलपुर में 7.7, सिरोही में 4.1, फतेहपुर में 6.2, करौली में 7.4, जैसलमेर में 6.7, फलौदी में 7, बीकानेर में 6, श्री गंगानगर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश में एक सिस्टम के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव होने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जनवरी को
पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन इसका असर कल से नजर आ सकता है। कल कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 8 जनवरी को कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर में कहीं कहीं संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने कल 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए कोहरा और कोल्ड डे की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक कल अलवर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो पूरा प्रदेश कड़ाके की सर्दी की चपेट में है और ऐसे में रेल यातायात की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोहरे के कारण अब ट्रेनें लेट नहीं होगी। इसकी पुख्ता तैयारी रेलवे की तरफ से की गई है। ये तैयारी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। घना कोहरा हर साल ट्रेनों की रफ्तार को थाम देता है। कई ट्रेन लेट तो कई रद्द करनी पड़ती है, लेकिन इस बार रेलवे की तैयारी बहुत आगे की है। अब खराब मौसम ट्रेनों की रफ्तार को नहीं थाम पाएगा। ट्रेन लेट होने से यात्रियों को भी भारी परेशानी होती है और ऐसा हर साल होता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। कोहरे के कारण रद्द होने वाली ट्रेनों की संख्या बेहद कम है या फिर ना के बराबर है। इस बार पूरे NWR जोन में बेहद आधुनिक 881 फॉगलाइट्स का इंतजाम किया गया है। जहां जहां घना कोहरा है वहां ये फॉगलाइट्स लोको पायलट को रास्ता दिखाने में मदद करती है। केवल फॉगलाइट्स ही नहीं, बल्कि ट्रैक के किनारे लगे सभी साइन बोर्ड को फिर से रीपेंट किया गया है, ताकि चमकीले साइन बोर्ड की वजह से रेल ट्रैक पर ही बनी रहे और जिन ट्रैक पर ज्यादा सर्दी की वजह से क्रैक आए हैं उनकी पहचान पेट्रोलिंग के जरिए की जा रही है। सबसे ज्यादा घना कोहरा NWR में जयपुर और बीकानेर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर है, लिहाजा इस पूरे रूट की GPS मैपिंग की गई है। जो लोकोमोटिव होते हैं, इंजन होते हैं, उसमें हमने फॉग सेफ्टी डिवाइस लोको पायलट को प्रोवाइड किए हैं। ये फॉग सेफ्टी डिवाइस जो है सिग्नल की जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस है, वो लोको पायलट को विजुअली अलार्म के रूप में बताते रहता है, विजुअली भी और अलर्ट के रूप में भी। तो इससे लोको पायलट जो है सतर्क होकर के उसको पता रहता है कि कितनी दूरी पे कौन सा सिग्नल आने वाला है। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोहरे के कारण ट्रेनों को रद्द नहीं किया गया। पिछले सालों में कोहरे में रद्द होने वाली ट्रेनों का आंकड़ा 2 से 4 दर्जन तक होता था। अब आधुनिक तकनीक के सहारे रेलों को सुचारू रखने की कोशिश की जा रही है। जो सर्दियों के दौरान खास करके रेल फ्रैक्चर और वेल्डिंग फ्रैक्चर की समस्या आती है, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत वेरिएशन होता है, तो जो पेट्रोलमैन होते हैं जो कि ट्रैक पे चलते हैं, उनको भी बहुत ही हमने सतर्क रहने को कहा है और कोई भी अप्रिय घटना होने पे तुरंत ही कंट्रोल को अलर्ट करने को कहा है। फिलहाल NWR का दावा है कि कोहरे से निपटने की पूरी तैयारी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब घना कोहरा ट्रैक पर देखने को मिलेगा तो ट्रेनें यथावत जारी रहेंगी या फिर एक बार फिर से उन्हें रद्द करना पड़ेगा। मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नई सरकार के पहले बड़े प्रशासनिक सर्जरी की। जी हां, भजनलाल सरकार ने पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया और 72 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। कुछ RAS अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बहत्तर IAS अफसरों के ट्रांसफर। एक 121 RAS अफसरों के तबादले। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के 24 घंटे के भीतर भजनलाल सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी की है। प्रदेश में 72 IAS और 122 RAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इनमें 33 जिला कलेक्टर, 32 ADM और 82 SDO शामिल हैं। जिन जिलों के कलेक्टर बदले हैं उनमें 9 जिले भी शामिल हैं। 72 IAS अफसरों के हुए तबादले। कल्पना अग्रवाल, पुष्पा सत्यानी, अजय सिंह राठौड़, गौरव अग्रवाल, चिन्मयी गोपाल, शुभम चौधरी, कमर उल जमान चौधरी, डॉक्टर भवनलाल, अंकित कुमार, डॉक्टर अरुण गर्ग, बालमुकुंद असावा, हरजीलाल अटल, आशीष गुप्ता, कानाराम, आलोक रंजन, लक्ष्मी नारायण मंत्री,
सुरेश कुमार ओला, बचनेश कुमार अग्रवाल। राजस्थान में नई सरकार के बाद में नौकरशाही का नया चेहरा देखने की बात कही जा रही थी। सभी को इंतजार था कि तबादलों की सूची कब आएगी। पहली सूची में 72 आईएएस और 121 आरएएस को इधर उधर किया गया है। जो जिला स्तर पर अगर देखा जाए तो प्रशासनिक फेरबदल पूरी तरह से कर दिया गया है। निदेशक जल जीवन मिशन बाबूलाल गोयल, आशीष मोदी, अनिल कुमार अग्रवाल, रुक्मणी रियार, सिद्धार्थ गुप्ता, हिमांशु गुप्ता। वाणिज्य कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नमित मेहता, अविचल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद मीणा, वासुदेव मालावत। भारतीय उद्योग संवर्धन ब्यूरो नीलाभ सक्सेना, डॉक्टर खुशहाल यादव, सौरभ स्वामी। हथकरघा विकास निगम अंजलि राजौरिया, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, सीताराम जाट। पंचायती राज डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, जसमीत सिंह संधू। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी प्रताप सिंह, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, रोहिताश्व सिंह तोमर। उत्सव कौशल डॉक्टर गौरव सैनी, श्वेता चौहान, अवधेश मीणा, देवेंद्र कुमार, सुशील कुमार। अक्षय गोदारा। इसके साथ ही 6 एपीओआईएएस अफसरों को भी पोस्टिंग दी गई है। गौरव बुड़ानिया, उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट ब्यावर। रिया डाबी, उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट गिरवा। रवि कुमार, उपखंड अधिकारी भरतपुर। आवाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखंड अधिकारी भीलवाड़ा। जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, उपखंड अधिकारी अलवर। सालुखे गौरव रविंद्र, उपखंड अधिकारी माउंट आबू। इतना ही नहीं, 3 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। राजेंद्र भट्ट, एमडी आरएसएमएमएल, अतिरिक्त चार्ज। केएल स्वामी, एमडी भंडारण निगम लिमिटेड, अतिरिक्त चार्ज। प्रज्ञा केवल रमानी, आयुक्त टीएडी, अतिरिक्त चार्ज। सुधांश पंत के मुख्य सचिव बनने के बाद से ये पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। लिस्ट में साफ देखने को मिला है कि अच्छा परफॉर्म करने वाले अधिकारियों को बेहतर जगह पोस्टिंग दी गई है। इस तबादला सूची को अगर देखा जाए तो इसमें अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया गया है और कहीं न कहीं एक मैसेज दिया गया है जो नौकरशाही है उसकी तरफ से कि प्रदेश के अंदर काम करने वालों को प्रमोट किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर इंटरनेट सेवाओं के बंद रहने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। आरपीएससी की ओर से कल एक बड़ी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। सहायक आचार्य और पुस्तकालय अध्यक्ष की और साथ ही साथ शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की परीक्षा भी होनी है। इन परीक्षाओं को देखते हुए कल इंटरनेट सेवाएं बंद रहने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक भरतपुर के इलाके में इंटरनेट सेवाओं से पर पाबंदी लगाई गई है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आरपीएससी की परीक्षाओं को देखते हुए 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से अब ब्रेक के बाद लगातार खबरें जारी रहेंगी।